गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट जीव विज्ञान के इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पादपों में खनिज पोषण का छठा भाग। हम पिछले 5 वीडियो के माध्यम से पादपों में आवश्यक खनिज पोषण और उनके महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम वर्त पोषक तत्वों के रूप में सांप तत्व और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के रूप में 3 तत्व पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से कुल 12 पोषक तत्वों के बारे में कार्बन सहित डिस्कस किया है। नेक्स्ट सूक्ष्म मात्रिक तत्व के बारे में आज इस क्लास के माध्यम से उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। प्रारंभ करते हैं बोरॉन से। बोरॉन जिसका प्रतीक B है, ये पादपों को विलेयशील प्रारूप में बोरेट के प्रारूप में मिलता है, BO3 या B4O7 2- के रूप में मिलता है। तो क्या लिखेंगे हम इसको? बोरेट के रूप में होता है। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न धनायनों के साथ, क्योंकि ये खुद कैसा है, ऋणायन मूलक है, तो धनायन के साथ मिल करके लवण बनाता है और वही लवण विलेयशील रूप में जड़ के द्वारा अवशोषित होता है। लेकिन जब मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है, उस स्थिति में ये बोरेट के साथ में जुड़ करके कैल्शियम बोरेट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण जड़ के द्वारा इस लवण का अवशोषण नहीं हो पाता। फलस्वरूप मृदा में बोरेन की या बोरेट के रूप में अधिकता पाए जाने के बावजूद भी कैल्शियम के कारण उसका अवशोषण नहीं हो पाता। फलस्वरूप पादप में बोरॉन की कमी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब कैल्शियम की अधिकता होती है तो बोरॉन का अधिकता होने पर बोरॉन का अवशोषण कम होता है। हालांकि मृदा में इस स्थिति में बोरॉन की कमी नहीं होती, लेकिन इसको अवशोषित करने को प्रभावित करता है कैल्शियम। बोरॉन क्या कार्य करता है? तो नंबर फर्स्ट, पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण करने का कार्य करता है, स्थानांतरण में सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता, उसकी पारगम्यता में परिवर्तन करने का कार्य करता है। कोशिका विभाजन में सहायक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, परागकणों का अंकुरण बोरॉन के बिना नहीं हो पाता। जब हम लोगों ने पादपों में जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उस समय क्या था कि जब कोई परागण के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले पोषक तत्व और एंजाइम की सहायता से परागकणों का अंकुरण होना प्रारंभ होता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि इस पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया संपन्न हो रही है। उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, वो होती है बोरॉन की। बोरॉन के अभाव में परागकणों का अंकुरण नहीं हो पाता। जब अंकुरण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट नहीं होती, फलस्वरूप पादप का जीवन कंप्लीट नहीं होता, नेक्स्ट संतति का निर्माण नहीं होता। तो इस बोरॉन का मुख्य कार्य क्या है? परागकणों का अंकुरण में सहायक होना। मृदा में बोरॉन की न्यूनता हो जाए अथवा कैल्शियम की अधिकता हो जाए, फलस्वरूप पादप में अवशोषण नहीं होने के कारण पादपों में बोरॉन की कमी के लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? मुख्य लक्षण की बात करते हैं तो बोरॉन की कमी के कारण
गहरे रंग की मोटी पर्ण विकसित होती है। गहरे रंग की पर्ण विकसित होना अन्य तत्वों का भी लक्षण है, लेकिन यहाँ पर गहरे रंग की मोटी मांसल पर्ण विकसित होती है। संग्रहकारी और मांसल ऊतकों का विघटन हो जाता है, और ये की क्रिया यदि मांसलोद्भिद पादपों में हो जाए तो मांसलोद्भिद पादप में विकसित होने वाले मांसल ऊतक जल का संग्रहण करते हैं। जब उन ऊतकों का विघटन हो जाएगा, फलस्वरूप जल का संग्रहण नहीं हो पाएगा, फलस्वरूप पादप उस वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाता। बोरोन की कमी के कारण विकसित होने वाले पुष्प बंदीय होते हैं, अथवा पुष्प कम विकसित होते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बंदीय होंगे या फिर पुष्प कम होते हैं। बोरॉन की कमी हुई, पराग स्त्री के पास प्रक्रिया नहीं हुई, ये बंदीयता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टॉपिक पोषक तत्व है तांबा या कॉपर, जिसे हम CuC लिखते हैं। कॉपर दो प्रारूप में पाया जाता है, +1 एंड +2, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। पादप की जड़ों के द्वारा इस तांबा को दोनों ही प्रारूप से अवशोषित किया जाता है, लेकिन आयरन के संदर्भ में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर उच्च ऑक्सीकृत अवस्था अर्थात फेरिक का अवशोषण होता है और फेरस के रूप में उपभोग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही प्रारूप में अवशोषण हो रहा है। क्या कार्य करता है? नंबर फर्स्ट, ऑक्सीकरण और अपचयन सहायक है। कैसे संभव हो पाएगा? जब क्यूप्रस से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्यूप्रिक बनता है। क्या बना? इलेक्ट्रॉन को निकाला अर्थात ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन जैसे ही उस क्यूप्रिक द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो अपचयन होगा। तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन क्रिया और ये हुई रिडक्शन क्रिया, ये दोनों क्रिया हो रही है। इसी के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन को परिवहन करने का कार्य करता है। प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज दो ऐसे प्रकार के घटक हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पॉइंट है। ये दोनों ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। कहाँ प्रयुक्त होता है? जब pH फर्स्ट सेकेंड से इलेक्ट्रॉन pH फर्स्ट तक जाता है तो अभिक्रिया केंद्र से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? प्लास्टोसाइनिन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। pH सेकेंड की बात करें तो ये एक pH सेकेंड है। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हम इसको विस्तार से रूप से पढ़ेंगे। ये pH फर्स्ट है। दो प्रकार के घटक हो गए, फोटोसिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड या पिगमेंट सेकेंड। जब कोई जल के अपघटन के द्वारा जल का अपघटन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, वो अभिक्रिया केंद्र किसका? pH फर्स्ट के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब वापस उत्सर्जित किया जाएगा तो प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोक्विनोन इसको ग्रहण करेगा। तो यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन फिर pH फर्स्ट तक पहुँचता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, जो आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। ये फोटो सिस्टम में हो रही है और यहाँ पर इसके बीच में इंटरमीडिएट घटक के रूप में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज प्रयुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में ये तत्व प्रयुक्त होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक क्या है? कॉपर। इसके बिना साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का निर्माण ही नहीं हो पाता। क्या कार्य करता है या क्या कमी होती है जब कॉपर पादप में अनुपस्थित हो? तो उस कमी से उत्पन्न होने वाले लक्षण देखिए। नंबर फर्स्ट, पर्ण मुरझा जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दोपहर के समय जब वाष्प उत्सर्जन बहुत अधिक होता है तो उस समय पत्तियां मुरझा जाती है, अथवा कभी कभी पत्तियां विकृत होकर के मुड़ जाती है। पर्ण के शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग कौन सा भाग? एपेक्स, लीफ एपेक्स, इस क्षेत्र का श्वेत होना प्रारंभ हो जाता है। नींबू में यदि कॉपर की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में डाईबैक रोग होता है। कौन सा रोग होगा? डाईबैक। इससे पहले हमने मटर का मास स्पॉट
जेई का ग्रे स्पिक रोग भी पड़ा था। तो ठीक उसी प्रकार से नींबू का डाईबैक रोग होता है। इस रोग के अंतर्गत पादप के शीर्ष भाग मरना प्रारंभ होता है, जिसको शीर्षारंभी रोग भी हम नाम दे सकते हैं। फलस्वरूप पादप की ग्रोथ नहीं हो पाती। नेक्स्ट टॉपिक है मोलिबेडिनम। मोलिबेडिनम एमओ, जो पादप को मोलिबेडिनम ऑक्साइड के रूप में उपलब्ध होता है, MOO2 के रूप में। मोलिबेडिनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का भाग है। ये इसका एक मुख्य घटक है। मोलिबेडिनम के अभाव में इन एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता, फलस्वरूप नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कम होती है। मोलिबेडिनम की कमी के कारण पर्ण विकृत हो जाते हैं, जिसको कुब्रोन कहते हैं, या फिर हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, कम पुष्पन हो जाता है, पुष्प कम लगना प्रारंभ हो जाता है। गोभी के अंतर्गत यदि मोलिबेडिनम की कमी हो जाए तो विहिपटेल रोग उत्पन्न होता है। पत्तियां हैं वो गोभी है, फूल गोभी है, तो फूल गोभी की भाग हैं वो पर्ण के समान विस्थापित पर्ण के समान निर्मित हो जाते हैं। तो गोभी उस कंडीशन में होती है जो बंद होती है। जब वो विकृत हो जाती है तो गोभी उपयोग के लायक नहीं होती है। डाईबैक रोग होता है वो नींबू में है। किसकी कमी कारण हो रहा है? कॉपर की कमी का। जबकि गोभी के अंदर व्हीपटेल रोग होता है वो मोलिबेडिनम की कमी से होता है। तो इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का रोग विशेष पादप में और विशेष तत्वों से होता है, जिसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्लोरीन, ये एक रेनाइन के रूप में है, अधिकांश रेनाइन के रूप में है, लेकिन क्लोरीन किस रूप में है? रेनाइन के रूप में। क्लोरीन की उपलब्धता मृदा में सर्वाधिक होती है। ये विभिन्न प्रकार के धनायन के साथ में लवण प्रारूप में, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि प्रारूप में उपलब्ध होता है और आसानी से जल में विलय होने के कारण पौधों को ईजी वे से सरलता से अवेलेबल होता है। इसकी हालांकि कमी उत्पन्न नहीं होती। क्या कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रिया को संचालित करने का, रेगुलेट करने का कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है कि ये विद्युत आवेश अर्थात आयनों का संतुलन करता है। यदि कोशिका में धनायन की अधिकता हो जाती है तो Cl उससे जुड़ करके उदासीन कर लेता है, या फिर झिल्ली के एक तरफ रेनाइन ज़्यादा है, दूसरी तरफ धनायन ज़्यादा है, तो ये दूसरी तरफ गमन करके उन आयन और विद्युत आवेश को संतुलित करने का कार्य करता है। तो आयन विनिमय के लिए क्लोराइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि इसकी उपलब्धता अधिक है, इसलिए इसकी कमी से बहुत कम लक्षण उत्पन्न होता है। कमी इसकी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी जब कमी उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है उस समय फल का आकार छोटा होता है, फल की उत्पादकता कम होती है, पर्ण में हरिमाहीनता विकसित हो जाती है और उत्तक क्षय हो जाता है। उत्तक क्षय को जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, हरिमाहीनता क्लोरोसिस कहते हैं। तो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस लगभग सभी तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। लास्ट 17वां तत्व है वो निकिल है, जिसे डाल्टन ने 1988 में पोषक तत्वों के रूप में परिभाषित किया था। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। 17वां तत्व के नाम से इसको जानते हैं। हालांकि निकल पादप कोशिका में क्या कार्य करता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन ये घटक, ये तत्व यूरिएज का घटक है। यूरिएज एंजाइम जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय उत्पन्न होता है, तो यूरिया का विघटन करने वाला एंजाइम इसका एक मुख्य घटक है। तो इस प्रकार से कुल 105 तत्वों में से 60 तत्व हैं जो पादप वृद्धि के लिए प्रयुक्त होते हैं, पादप वृद्धि के लिए उनका महत्व आता है। उन 60 तत्वों में से भी केवल 17 तत्व ऐसे हैं जो कि पादप वृद्धि के लिए
बहुत ही आवश्यक है, इन्हें आवश्यक तत्व मानते हैं और बाकी तत्वों को अनावश्यक तत्व मानते हैं। तो 60 में से 17 के अलावा अर्थात 43 तत्व है वो अनावश्यक तत्व कहलाते हैं। पादप में इन सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण जो कि न्यूनता के लक्षण होते हैं वो सामान्यतः पुरानी पर्ण में पहले विकसित होते हैं और उसके बाद में नई पर्ण में विकसित होते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको संसरणशील तत्व कहते हैं। जो उसी भाग में रहते हैं उनको असंसरणशील कहते हैं। कैल्शियम और बोरॉन की न्यूनता के कारण सामान्यतः न्यूनता के लक्षण वो अग्रभाग में अग्रस्त भाग में सबसे पहले दिखाई देता है, जबकि असंसरणशील तत्व कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज प्रथम तरुण पर्ण में ज़्यादा विकसित होते हैं, जबकि संसरणशील तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम पुरानी पर्ण में सबसे पहले विकसित होते हैं। क्यों विकसित होते हैं? क्योंकि असंसरणशील तत्व हैं वो उसी पर्ण के अंतर्गत या पादप भाग में विद्यमान होते हैं। क्योंकि उस पुरानी पादप भाग से नए पादप भाग तक इसका स्थानांतरण नहीं होता, इसलिए नवनिर्मित पर्ण में उन तत्वों की कमी होना प्रारंभ हो जाता है। जबकि संसरणशील तत्व हमेशा पर्ण के परिपक्व होने पर उस परिपक्व पर्ण से तरुण पर्ण की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण तरुण पर्ण में उन तत्वों की कमी के लक्षण विकसित नहीं होते हैं। तो किसके में विकसित होंगे? पुरानी पर्ण। इसी के साथ पादपों में खनिज पोषण का ये टॉपिक अर्थात विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के कार्य और उसकी न्यूनता से उत्पन्न होने वाले लक्षण का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन पादपों में इन सभी खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, अर्थात अवशोषण की क्रिया विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।